नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव के अभ्यास प्रश्न निबंधात्मक वाले। और निबंधात्मक प्रश्नों में जब हम बात करते हैं तो किस तरह से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं निबंधात्मक जो होते हैं। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए और थोड़ा सा देखते जाइए और नोट करते जाइए कि किस तरह से आपको आंसरिंग करनी है। तो बात शुरू करते हैं अपन निबंधात्मक प्रश्नों से। पहला प्रश्न है आपका, वाष्पोत्सर्जन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ पे आपका बड़ा अच्छा सा एक चार्ट बना हुआ है। तो अगर आप भी इसी तरह से अपने प्रश्न के उत्तर को शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, ठीक है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब इनके एक एक करके आपको लिखने पड़ेंगे कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो है वो पत्ती में जो रंध्र पाए जाते हैं उससे होता है ना, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है और सबसे ज़्यादा अधिक यानी 50 से 97% तक रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर आप उपत्वचीय का लिख दीजिए कि उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जो है उसमें जो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो ज़्यादातर मोटी होती हैं, यानी मरुद्भिद पत्तियां जैसी होती हैं, उसमें क्यूटिकल की मोटी सी परत होती है और जो रंध्र हैं वो निमग्न होते हैं, यानी अंदर धसे हुए होते हैं। वो अंदर धसे हुए क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा आपको पता है मरुस्थल में पानी की कमी है ना, तो अंदर धसे हुए होने के कारण जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम मात्रा में होता है और पानी का लॉस कम होता है। के बाद फिर आते हैं हमारे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन आपको बताया गया है कि वो जो पत्ती, याद करिए आप, बहुत प्यारी सी पानी की बूंदें आसपास लगी हुई थी, है ना, वो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है। यानी पानी, पत्ती के तट पर है ना वातरंध्र होते हैं और जल वाष्प जो है उसमें से बाहर निकलती है और ये 0.1% तक ये जो है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इस तरह से आप तीनों वाष्पोत्सर्जनों को एक एक करके आगे समझा देंगे। अगला प्रश्न है आपका, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें भी अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बताएंगे कि किस तरह से जो है इनकी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, ठीक है। मांड शर्करा परिकल्पना, स्टीवार्ट परिकल्पना और आपकी सक्रिय K+ आयन परिकल्पना। अब एक एक करके आप इनका आंसर, इनका वर्णन कीजिए। मांड शर्करा परिकल्पना लीजिए। अब इसमें भी आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये प्रतिपादन किसने किया था। तो सायरे ने इसका प्रतिपादन किया था। फिर इसमें होता क्या है, ठीक है। अब इसमें इसको भी आप चार्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे दिन में क्या होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि CO2 की मात्रा में कमी, ठीक है, मात्रा में कमी। अब इसकी CO2 की मात्रा में जैसे ही कमी आएगी तो कैसा हो जाएगा, ये pH जो है इसकी बढ़ जाएगी। pH बढ़ने से क्या होगा, आपका जो ये है एल्केलाइन हो जाएगा, है ना, एल्केलाइन हो जाएगा ये। अब एल्केलाइन हो गया तो इस एल्केलाइन में क्या होगा, आपका ये जो फास्फोराइलेज है एंजाइम, ये सक्रिय हो जाता है ना। तो ये फास्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पर सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फास्फोराइलेज एंजाइम और फिर वो सक्रिय हो गया। और उसके बाद आपका क्या होगा कि ग्लूकोज 1 फास्फेट बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज 1 फास्फेट बनेगा और इसके द्वार जो है ना कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, DPD है ना, विसरण, आपका जो है विसरण दाब न्यूनता जो है वो बढ़ जाएगी और आपकी जो द्वार कोशिकाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी और रंध्र खुल जाएंगे। अब रात्रि के समय क्या होगा, रात्रि के समय वही CO2 की जो है वो वृद्धि हो जाएगी, CO2 की वृद्धि हो गई। CO2 की वृद्धि का मतलब हो गया कि यहाँ पर अम्लता आ गई, है ना। अब अम्लता हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, अम्लता बढ़ने से जो द्वार कोशिकाएं हैं वो शलत हो जाती हैं, अम्लता बढ़ जाती है और द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, शलत हो जाती हैं और वो जो रंध्र हैं वो बंद हो जाते हैं। अब स्टीवार्ड ने क्या किया, स्टीवार्ड ने इसी परिकल्पना को आगे बढ़ाया और उसने बताया कि pH में जो मांड का जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो आगे और विश्लेषण होता है उसमें, और वो क्या बन जाता है, फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट के बाद वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है जो कि जल में घुलनशील होता है और उससे क्या होता है कि आपकी वही द्वार कोशिकाएं जो हैं वो स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सक्रिय
पोटेशियम आयन स्थानांतरण संकल्पना या सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले ये किसने दिया था? जी हाँ, जापानी वैज्ञानिक इमामोरा और फ्यूजिनो ने दिया था, और लेविट ने इसको रूपांतरित किया था या इसको आगे और संशोधित किया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें तो चार्ट जैसे बना हुआ है उसी हिसाब से आपको बनाना है। जैसे दिन में लिखेंगे आप, दिन में क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में अम्ल का निर्माण होता है। अम्ल का निर्माण होने से क्या हो जाता है, मैलिक अम्ल का वियोजन होता है। मैलिक अम्ल का वियोजन होने से वो किस में टूट जाता है, मैलेट में और हाइड्रोजन में टूट जाता है। उसके बाद सहायक कोशिकाओं से क्या होता है, पोटेशियम आयन जो होता है वो कहाँ चला जाता है, आपके द्वार कोशिका में। ठीक है, और द्वार कोशिका से जो हाइड्रोजन आयन होता है वो बाहर की ओर निकल आता है। तो इसमें इस तरह से आप बता सकते हैं, ये है ना, K+ आयन अंदर गया और H+ आयन जो है आपका बाहर निकला। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम जो है अंदर गया, किससे, मैलेट से मिलकर के क्या बना लेता है, पोटेशियम मैलेट बना लेता है। द्वार कोशिकाओं में जो है परासरण सांद्रता में वृद्धि होती है, परासरण सांद्रता में वृद्धि होने से अंतःपरासरण की क्रिया होती है और पानी जो है अंदर की ओर आ जाता है। अंदर की ओर आने से द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। ये सारी क्रिया दिन के समय होती है। ऐसे ही रात्रि के समय अब क्या होता है, तो रात्रि के समय आपका प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। उसकी वृद्धि हो जाने से जो एब्सेसिक एसिड है वो सक्रिय हो जाता है। जब एब्सेसिक एसिड सक्रिय हो जाता है तो द्वार कोशिकाओं से पोटेशियम आयन कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, इसमें पोटेशियम आयन आपके बाहर आ गए इसमें से, और द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, चलत हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं कैसी कब हुई, ये सारी क्रियाएं रात्रि में हुई। बाकी के जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।